हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल माइंड। गुरुकुल माइंड के इस मंच में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा सेशन है ये डेली करंट अफेयर का सेशन है और इसमें हम बात करने वाले हैं आज का जो भी करंट अफेयर्स है उसके बारे में। सो गाइज, आज के करंट अफेयर में सारी जो न्यूज हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाली है और सभी का हम एनालिसिस यानी विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की न्यूज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो बजट सत्र है, ठीक है, वो आपका 31 जनवरी से लेकर 4 अप्रैल तक जो है वो चलने वाला है। तो ये बजट सत्र में होता क्या है कि बजट सत्र में जो करंट आपकी फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं, यानी जो आपकी वित्त मंत्री होती हैं, ठीक है, वो बजट पेश करती हैं। तो क्या क्या प्रक्रिया होती है बजट को पेश करने की या बजट सत्र की, उसके बारे में हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रहिए, 31 जनवरी से लेकर जो है 4 अप्रैल तक चलेगा। और इसमें क्या करेंगी निर्मला सीतारमण, 31 जनवरी से स्टार्ट होगा, उसमें फिर 1 फरवरी को जो है अपना 8वां जो है लगातार बजट पेश करेंगी। ठीक है, तो ये 8वां बजट जो है उनका होगा निर्मला सीतारमण का। तो परंपरा होती है, देखिए क्या होता है कि जो हमारी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग होती है, कुछ चीजें उसमें परंपरा के अनुसार चलती हैं। ठीक है, कोई कानून या लेजिस्लेशन नहीं होता उसके ऊपर। तो परंपरा है क्या कि ट्रेडिशन ये है कि सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। ठीक है, ज्वाइंट सेटिंग में स्टार्ट होता है। अध्यक्षता जो है वो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी, अपने अभिभाषण के साथ वो स्टार्ट करती हैं। ठीक है, पहले क्या होगा कि ज्वाइंट सेटिंग होगी, उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है अभिभाषण के साथ जो है अध्यक्षता करेंगी और उसके बाद जो है आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। क्या किया जाएगा? आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो है जब ये 31 जनवरी से स्टार्ट होगा, तो उसके बाद जो है जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हो जाता है, उसके बाद जो आपके प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो क्या करेंगे, वो उसके बाद जो है उस पर धन्यवाद प्रस्ताव, अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देंगे तथा जवाब देंगे, तथा सीतारमण जो है वो बजट पर चर्चा का उत्तर देंगी। ठीक है, तो ये जो है होती हैं। अगर हम बात करें 31 जनवरी से लेकर आपका जो है, और फिर उसके बाद हम 13 फरवरी तक देखें तो इसमें 9 बैठकें होंगी। इसके बाद संसद का अवकाश होगा, जिसमें बजट प्रस्तावों की जांच की जाएगी। फिर जो है संसद जो सत्र है आपका, उसका अवकाश होता है। उसमें फिर उसके बाद जो बजट प्रस्ताव हैं उनकी जांच होती है। विभिन्न जो मंत्रालय हैं उनकी अनुदान मांगों पर जो है चर्चा होती है। फिर उसके बाद जो है बजट प्रक्रिया पूरी करने के लिए 10 मार्च से पुनः बैठक होगी। तो ये पूरी प्रोसीडिंग होती है बजट की। ठीक है, तो ध्यान रहे, ये संसद का जो बजट है आपका 31 जनवरी से लेकर 4 अप्रैल तक वो चलने वाला है। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट जो न्यूज है ये आत्महत्या से लेकर है। एक्चुअली क्या है कि जब आत्महत्या कोई करता है या उसको आत्महत्या करने के लिए किसी को उकसाया जाता है, तो उसके ऊपर जो है इंडियन पीनल कोड की धारा 306 लगाई जाती है। ठीक है, जो धारा 306 है ये अभी पहले इंडियन पीनल कोड आईपीसी की धारा थी, अभी जो है 3 नए कानून आए हैं। उसमें एक जो है हमारा भारतीय न्याय संहिता है, उसमें इसको जो है अब धारा 108 में समाहित कर दिया गया है। तो ध्यान रखें कि जो हमारा बीएनएस है अब आईपीसी नहीं रहा है, 3 नए कानून आ गए हैं। उसमें बीएनएस जो होता है भारतीय न्याय संहिता, इसकी जो सेक्शन 108 में जो है इसको क्लैरिफाई किया गया है आत्महत्या उकसाने के लिए। अगर इसमें क्या हो सकता है कि अगर आप किसी को आत्महत्या के लिए उकसाते हैं, आपको जो है अधिकतम 10 वर्ष का कारावास होता है। तो इसका एक जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लापरवाही से नहीं लगाया जाना चाहिए, कि किसी के ऊपर जो है लापरवाही से आप लगा सकते हैं आत्महत्या का आरोप, उसको नहीं लगाना चाहिए। इसका इस्तेमाल केवल परिवार की तत्कालिक भावनाओं को शांत करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो होता क्या है कि ये तब दिया है सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि अगर कोई बंदा आत्महत्या कर लेता है तो पुलिस क्या करती है कि उसके परिवार को शांत करने के लिए तत्काल अरेस्टिंग कर लेती है उस बंदे को जिस पर आरोप ये होता है कि इसने आत्महत्या के लिए उकसाया है। तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो है परिवार को जो है तात्कालिक जो है
उनकी भावनाओं को शांत करने के लिए किसी पर जो है एकदम से जो है आप किसी के ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसमें उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध को केवल मृतक के दुखी परिवार की भावनाओं को शांत करने के लिए यंत्रवत नहीं लगाया जाना चाहिए, बल्कि इसके लिए कानून द्वारा निर्धारित उच्चतर सीमा का भी पालन किया जाना चाहिए, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एस.ए. ओका और न्यायमूर्ति वी. विश्वनाथन की पीठ ने ऐसा कहा है। ठीक है, तो ये जो है बताया है। साथ ही इन्होंने बताया है कि जो नया जो कानून है, जो आपका भारतीय न्याय संहिता है, उसमें जो है धारा 108 में इसको क्लैरिफाई किया गया है और ये कहा है कि जो आपकी भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 45 है, इसके साथ इसको पढ़ा जाए और कानून द्वारा अनिवार्य उच्च सीमा को फिर से दोहराया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट की जो है गाइडलाइंस है आपकी धारा 108 को लेकर, जो पहले धारा 306 हुआ करती थी। जिन जिन स्टेट में अभी इन कानून को जो है लागू नहीं किया गया है, वहां भी आज पुलिस जो है इंडियन पिनल कोड की धारा 306 का इस्तेमाल करती है। लेकिन अभी जहां नए कानून जो है, जिस स्टेट में नए कानून लागू हो गए हैं, वहां इसको जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के साथ साथ धारा 45 को भी पढ़ा जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, तो ये नए कानून आ गए हैं तो बहुत सारी प्रक्रियाओं में बदलाव हुआ है। मैंने पहले जो वीडियोस दिए थे आपको, जो मेरी करंट अफेयर की क्लासेस थी, उसमें मैंने बताया था कि जो है कि नए कानून के साथ तहत जो है बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट है ये आपका न्यूक्लियर डील से है, तो ये परमाणु समझौते से रिलेटेड है। तो भारत में मैंने बताया था कि भारत की जो 3 संस्थाएं हैं, उन पर जो अमेरिका की तरफ से सैंक्शन यानी प्रतिबंध लगाए गए थे, उनको हटा दिया गया है। इसकी जो है भारत ने जो है सराहना की है। ठीक है, तो भारत ने तीनों संस्थाओं पर अमेरिकी प्रतिबंध हटाने के लिए जो है सराहना की है और अमेरिका के इस कदम को स्वागत योग्य बताया है। तो यहाँ पे देखें, अमेरिका ने बुधवार को जो है आपकी कौन कौन सी संस्था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है, बार्क जिसको हम बोलते हैं, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR और इंडियन रेयर अर्थ्स, ठीक है, अर्थ्स लिमिटेड पूरा है ये, IREL पर प्रतिबंध हटा दिए थे। यानी ये NSA यानी जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, यानी आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जैक सुलिवन द्वारा यह कहे जाने के एक सप्ताह बाद आया कि वाशिंगटन भारतीय और अमेरिकी फर्मों के बीच असैन्य परमाणु समझौते के लिए बाधाओं को हटाने के लिए कदम उठा रहा है। ठीक है, वहीं विदेश मंत्रालय के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, यानी वो जो उसके विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, इन्होंने इस पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह एक स्वागत योग्य कदम है। ठीक है, तो इसका जो है स्वागत किया है भारत ने। तीनों जो फर्म है हमारी, तीनों फर्मों से जो प्रतिबंध है वो हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है आपकी, इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो है आपकी ये सुप्रीम कोर्ट का एक जो है निर्णय आया है और ये हमारा संबंधित है दिल्ली की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की वहां पे सरकार है, और वहीं केंद्र सरकार जो है यानी नरेंद्र मोदी की जो सेंटर में सरकार है, ये दोनों से रिलेटेड है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार को योजना लागू करने के लिए केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को कहने वाले हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी जो आम आदमी पार्टी को एक आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि जो आपका PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन PMABHIM योजना को लागू करने के लिए केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को जो है उसे निर्देश दिया था कि आप इनके साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें, ताकि जो है पब्लिक जो है इस योजना का, जनता जो है इस योजना का, दिल्ली की जो जनता है वो फायदा उठा सके। इसके बाद क्या था कि ये मामला जो है दिल्ली हाई कोर्ट से जो है सुप्रीम कोर्ट गया। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट में अगर हम बात करते हैं, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति AG मसीह की पीठ ने उच्च न्यायालय के 24 दिसंबर 2024 का आदेश पर रोक लगा दिया। यानी 24 दिसंबर 2024 को ये आदेश दिया गया था। ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को मॉडल लागू होने के बावजूद 5 जनवरी 2025 तक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को कहा गया था। तो ये मामला इसलिए आया है क्योंकि दिल्ली सरकार जो थी वो सुप्रीम कोर्ट गई। उन्होंने कहा कि अभी जो है दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, हम समझौता ज्ञापन पर साइन नहीं कर सकते क्योंकि दिल्ली में आचार संहिता लगी हुई है। ये हवाला जब जो है दिल्ली सरकार ने दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये अभी हम बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है, जो हमारे खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं उनको पुरस्कार दिए हैं। इसमें हमारे जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार शामिल है। तो इसमें जो है ये आपके जो चार प्लेयर्स हैं इनको जो है दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये शुक्रवार को यहाँ राष्ट्रपति भवन में एक भव्य समारोह में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए गए। अब ये किस किस को दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं शतरंज के विश्व चैंपियन गुकेश, पुरुष हॉकी के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, पैरा ओलंपिक स्वर्ण विजेता हाई जंपर प्रवीण कुमार और निशानेबाज मनु भाकर को देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान जो है आपका खेल रत्न पुरस्कार जो है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को 25-25 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सभी को 25-25 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र जो है वो दिया गया है। इसी के साथ ही 32 और एथलीट को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनमें 17 पैरा एथलीट हैं। और इसके बारे में मैंने जब बताया था कि इनको दिए जाएंगे, 32 एथलीट का नाम जो है पहले मैं बता चुका हूं, तो उनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए की धनराशि और साथ में जो है प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ठीक है। समारोह की अगर हम बात करें तो समारोह में मनसुख मांडविया और खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। साथ ही इसमें अगर हम बात करें तो इसमें द्रोणाचार्य पुरस्कार भी जो है शामिल है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ज्यादातर कोच को दिया जाता है जो ट्रेंड करता है किसी भी खिलाड़ी को प्रतिस्पर्धा के लिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार में भी प्रत्येक द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति को 15 लाख रुपए की धनराशि और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारी जो है ये स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। एक्चुअली ये टेलीकम्युनिकेशन जो इंडस्ट्री है हमारी, जो हमारा टेलीकॉम उद्योग है उससे संबंधित है। अभी अगर हम बात करें तो ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ठीक है, ये हमारे क्या है, ये टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, ठीक है, यानी दूरसंचार मंत्री हैं ये भारत के। तो इन्होंने कहा है कि कैबिनेट ने 687 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को पुनः फॉर्म करने की मंजूरी दी है। ठीक है। तो दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोबाइल सेवाओं के लिए 687 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की पुनः फॉर्मिंग की मंजूरी दे दी है। तो क्या करते हैं कि हम स्पेक्ट्रम की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाने की डिमांड जो है जो टेली कम्युनिकेशन उद्योग है उसकी तरफ से बार बार आ रही है कि आप इसको बढ़ाइए। तो इन्होंने कहा है कि हम इसे पुनः फॉर्मिंग कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इन्होंने कहा है कि मोबाइल सेवाओं को 2030 तक हम 2000 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की आवश्यकता होगी और कैबिनेट के फैसले में रेडियो की कुल मात्रा को भी शामिल किया गया है। दूरसंचार उद्योग सरकार से मांग कर रहा है कि वह मिड बैंड में मोबाइल सेवाओं के लिए 2000 मेगाहर्ट्ज रेडियो तरंगे उपलब्ध कराए, जो 1000 मेगाहर्ट्ज से 6000 मेगाहर्ट्ज की आवृत्तियां इसमें शामिल हैं। तो इन्होंने कहा कि हमें कम जो है 2000 मेगाहर्ट्ज की जो स्पेक्ट्रम है वो हमें जो है उपलब्ध कराई जाए। इन्होंने वायदा किया कि 2030 तक जो है हम आपको 2000 मेगाहर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रम है मोबाइल सर्विसेज के लिए वो आपको उपलब्ध कराएंगे। और ये जो है एक संस्था है आपकी COAI, एक इवेंट थी, ठीक है, COAI की इवेंट में जो है ये बोल रहे थे आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया। COAI होता है आपका सेलुलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जो आपका मोबाइल सेवाओं से संबंधित एक आपका एक तरीके से हम कह सकते हैं एक संगठन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है आपकी वो जो है आपकी मोबिलिटी से है। तो कल की न्यूज मैंने बताया था कि आज जो है प्रधानमंत्री जो आपका मोबिलिटी एक्सपो है उसका उद्घाटन करेंगे, तो इन्होंने आज उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा है कि सरकार भारत को मोबिलिटी क्षेत्र का केंद्र बनाने की योजना बना रही है। ठीक है। और इन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्राथमिकता दे रही है और जीवाश्म ईंधन पर देश के आयात बिल को कम कर रही है। देखिए जो हमारी ऑटोमोबाइल सर्विसेज हैं, यानी जो हमारे वाहन हैं, सीधी बातें कहें तो वाहन जो है आपके दो श्रेणी के होते हैं। एक श्रेणी के जो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करते हैं, जैसे आप डीजल फ्यूल का प्रयोग करते हैं, पेट्रोल फ्यूल का प्रयोग करते हैं, या आपकी CNG LPG वगैरह इनसे चलते हैं, इनको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इन्होंने कहा कि हम जीवाश्म ईंधन के बजाय हम इनको ऐसे फ्यूल पर लेकर आए हैं जैसे आपका जो EV होते हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, ठीक है, तो उन पर ज्यादा रिलाई करने की इन्होंने बात कही है।
ठीक है, उन्होंने हरित हाइड्रोजन मिशन और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों पर भी प्रकाश डाला है। और साथ ही इन्होंने ये कहा है कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में कि ऑटोमोबाइल उद्योग में भारत में निर्माण और दुनिया के लिए निर्माण की इन्होंने जोरदार वकालत की है कि आने वाला जो समय है वो, उसमें इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है क्या कि भारत में निर्माण जो होगा वो दुनिया के लिए निर्माण होगा। तो और ज्यादा से ज्यादा इन्होंने जो वकालत की है वो आपकी जो गैर जीवाश्म ईंधन है उनके प्रयोग की जो है इन्होंने वकालत की है, जिसमें आपके ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और आपके जो सोलर मिशन है उन पर भी इन्होंने प्रकाश डाला है। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है, 1 सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा है कि अभी हम जो है मोबिलिटी मिशन की बात कर रहे हैं, इनमें पिछले साल के बजट में घोषित बुनियादी ढांचे पर 11 लाख करोड़ का आवंटन किया है। साथ ही मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति कार्यक्रम और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति भी इसमें शामिल की गई है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि किसी ना किसी तरीके से हमें करना क्या है कि जीवाश्म ईंधन पर जो खर्च हमारा बढ़ रहा है उस खर्च को हमें जो है ज्यादा से ज्यादा कम करना है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे गैर जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, उन पर ज्यादा रिलाई करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया है, जैसे हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं या जो सोलर मिशन है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, तो हमें जीवाश्म ईंधन से परे जो है जाके काम करना है। साथ ही अगर हम बात करें, इन्होंने इसमें राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबाइल मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसी पहलों के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों, हाइड्रोजन ईंधन और जैव ईंधन के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। ऐसा भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आपका ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो था 2025 उसमें ऐसा कहा है। तो ये आपका इससे रिलेटेड था। नेक्स्ट अब हम न्यूज लेते हैं। अभी हाल ही में क्या है कि अमेरिका ने बेंगलुरु में अपना एक नया दूतावास ओपन किया है। ठीक है, लेकिन अभी उसमें वीजा सुविधाएं शामिल नहीं की गई है। आगे निकट भविष्य में हो सकता है कि वीजा सुविधाएं भी उसमें दे दी जाएं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे अपना जो है ओपन किया है एक दूतावास। तो अमेरिका ने शुक्रवार को बेंगलुरु में एक वाणिज्य दूतावास खोला है। हालांकि यह तुरंत वीजा सेवाएं प्रदान नहीं करेगा और पूर्ण वाणिज्य दूतावास सेवाएं शुरू करने में कुछ समय लगेगा। इसमें अगर हम बात करें तो अमेरिका के जो राजदूत हैं, जो भारत में राजदूत है अमेरिकी, एरिक गर्सेटी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मिलकर वाणिज्य दूतावास स्थल का लोकार्पण किया है। तो ये ओपन किया गया है अभी बेंगलुरु में। तो इससे क्या होगा कि आपके जो सदर्न साइड के जो लोग हैं, जिनको जो है अमेरिकी वीजा चाहिए, उनके लिए जो है ये थोड़ा चीजें आसान हो जाएंगी। बेंगलुरु में ही उनके लिए क्या होगा, एक अमेरिकी दूतावास होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमें कम से कम 126 भारतीय रूसी सेना में शामिल हुए 12 की मौत, 16 लापता होने की जो है आशंका है, ऐसा विदेश मंत्रालय की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। तो आप जानते ही हैं कि रसिया और यूक्रेन युद्ध में जो है बहुत सारे भारतीय जो हैं वो क्या हुए कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों से प्रभावित हुए। उसका एक डाटा जो है अभी आपका विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया गया, वो है क्या उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि सरकार को कम से कम 126 भारतीयों के यूक्रेन में युद्ध में लड़ने के लिए रूसी सेना में शामिल होने के बारे में जानकारी मिली है। यानी 126 जो भारतीय हैं वो यूक्रेन युद्ध में लड़ने के लिए भारत से जो है गए और रूसी सेना में शामिल हुए, ऐसा विदेश मंत्रालय ने जो है डाटा दिया है। मंत्रालय ने संकेत दिया है कि उन्हें रोकने के प्रयासों के बावजूद उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। ऐसा नहीं है कि मंत्रालय ने रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी जो है उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। बहुत सारे भारतीयों ने पैसा कमाने की चाहत में जो है वो रशियन जो आर्मी है, ठीक है, उसमें ज्वाइन किया और यूक्रेन युद्ध में वो शामिल हुए। इसमें अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि अब तक इसमें से 96 जो लोग हैं, यानी 96 जो लोग हैं वो भारत लौट आए हैं, भारत उनको वापस बुला लिया गया है। और शेष 12 लोग जो है वो संघर्ष में मारे गए, लगभग 12 लोग जो हैं वो संघर्ष में मारे गए। ठीक है, एक व्यक्ति अभी मैंने न्यूज में बताया था कि केरल के एक बंदे थे, उनकी न्यूज हो गई, सॉरी उनकी जो है डेथ हो गई। वो जो है उनको, उनके शव को भी जो है वापस लाया गया है। और साथ ही एक जो व्यक्ति घायल है उसमें जैन कुरियन करके कोई व्यक्ति था, तो उसका जो है अभी
वहां पे ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है। और अधिकारियों ने कहा कि 16 लोग लापता माने जा रहे हैं क्योंकि उनका भी पता नहीं चला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आंकड़ों का ब्यौरा देते हुए कहा कि उनके ठिकाने का पता नहीं चल पाया और रूसी पक्ष ने उन्हें लापता श्रेणी में रखा है। तो ये न्यूज है, बहुत सारे भारतीय जो हैं वो पैसा कमाने की चाहत में ये सारी चीजें जो है वो बेरोजगारी की देन है। अनएम्प्लॉयमेंट भारत में खैर ज्यादा है, इसी वजह से जो है रशियन आर्मी में भी जो है वो भारतीय जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है हमारी, ये हमारी जो है इजराइल और हमास से है, और इजराइल सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा युद्ध विराम को जो है मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो काफी दिन से संघर्ष चल रहा है, हमास ने बहुत सारे जो है इजरायली लोगों को जो है वो बंधक बनाया हुआ है, हॉस्टेज बनाया हुआ है। तो इसको लेकर अभी जो है इसमें कतर और अमेरिका दोनों ने मध्यस्थता की थी, मध्यस्थता के बाद जो है फाइनल बिंदु पर यह सौदा जो है पहुंच गया है। अब इसमें अगर हम बात करें तो इजराइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने जो है इसमें क्या किया कि शुक्रवार को युद्ध विराम समझौते को मंजूरी दे दी है। अब ये जो मामला है आपका, अभी ये इजराइल की जो सुरक्षा मंत्रिमंडल है, सिक्योरिटी कैबिनेट है, उन्होंने जो है इसे मंजूरी दी है। और इसके बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात की पुष्टि की है कि एक समझौता हो गया है जिससे गाजा में हमास के साथ 15 महीने से चल रहा युद्ध रुक जाएगा और वहां उग्रवादियों द्वारा बंधक बनाए गए दर्जनों लोग की रिहाई होगी, ठीक है। तो ये है, अब ये क्या है कि ये सिक्योरिटी कैबिनेट से क्या होगा कि इजराइल की जो मंत्रिमंडल है, ठीक है, उसके पास जाएगा, वहां से फिर ये जो है फाइनल होगा और फिर उसके बाद ये सौदा जो है कंप्लीटली ये डील कंफर्म हो जाएगी। मध्यस्थता मैंने बताया था कि कतर और अमेरिका ने जो है इसमें मध्यस्थता की थी और बुधवार को युद्ध विराम की घोषणा की, लेकिन यह समझौता एक दिन से अधिक समय तक अधर में लटका रहा क्योंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस बात पर जोर दिया कि अंतिम समय में कुछ अड़चनें आई जिसके लिए उन्हें हमास को जिम्मेदार भी ठहराया है, ठीक है। हालांकि युद्ध विराम का डिक्लेरेशन जो है वो अमेरिका और कतर की तरफ से हो गया है, अभी कोई युद्ध नहीं चलेगा, तो ये समझौता होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, आज के लिए जो है इतना ही, और सभी से जो है रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है गुरुकुल माइंड, इसको सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और हमारे जो है चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हमारा जो है ये इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें जो है टेलीग्राम से पे भी जो है फॉलो कर सकते हैं। हमारी जो फिजिकल जो क्लासेज चलती हैं, हमारी जो ऑफलाइन क्लासेज हैं, हमारा जो एड्रेस है ओमिक्रॉन फर्स्ट, ग्रेटर नोएडा में हमारी क्लासेज चलती हैं। और साथ ही हम बताएं कि हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे भी हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, 8882608880। और हमारे कंटेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आपको है, हमारा कंटेंट आपको देखना है, हमारे कंटेंट को आपको रीड करना है, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.gurukulmind.com पर विजिट कर सकते हैं। सो गाइज आज के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।